हेलो डियर व्यूवर्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया में सबसे पहला पॉइंट, जो हमारे भारत का 2/3 पॉपुलेशन है, ठीक है, यानी कि हमारे भारत का जो 2/3 पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि 2/3 पॉपुलेशन जो हमारा है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, 2/3 पॉपुलेशन जो हमारी कंट्री की है, हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है 2/3, वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर जो है ये भारत का प्राइमरी एक्टिविटी, यानी कि ये भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भारत का मेन एक्टिविटी है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है ना, ये भारत की प्राइमरी एक्टिविटी है, इनकी मेन एक्टिविटी है। और याद रखना, एग्रीकल्चर में सिर्फ क्रॉप्स की कल्टीवेशन नहीं आता है। आप राइस कल्टीवेट करोगे, बेयरली वीट कल्टीवेट करोगे, मेज कल्टीवेट करोगे, इसमें सिर्फ यही नहीं आता है। एग्रीकल्चर में सिर्फ क्रॉप्स की कल्टीवेशन नहीं आती है, इसके अलावा इसमें एनिमल रेयरिंग भी आता है। ठीक है, एनिमल रेयरिंग का मतलब होता है कि जो हम डोमेस्टिकेशन करते हैं किन की, एनिमल्स की। ठीक है, हम काऊ जो है, काऊ को हम पालते हैं, गोट्स को हम, शीप्स को हम पालते हैं। ठीक है, वो भी एग्रीकल्चर में ही आता है। ठीक है, इसके अलावा जो हम फिशिंग करते हैं, ठीक है, जो मछलियों का काम करते हैं, ठीक है, मछलियों को पकड़ते हैं, मछलियों को हम क्या करते हैं, मछलियों को के जो वो होते हैं ना, पॉन्ड्स हम बनाते हैं, ठीक, वो भी किस में आता है, वो भी एग्रीकल्चर में ही आता है। तो आप याद रखना, एग्रीकल्चर ये हमारे भारत की प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें फार्मिंग भी आती है, यानी कि क्रॉप कल्टीवेशन भी इसमें आती है, इसमें एनिमल रेयरिंग भी आती है, यानी कि इसमें एनिमल डोमेस्टिकेशन भी आती है, और इसमें फिशिंग भी आती है। ठीक, नाउ क्रॉप सीजन इन इंडिया। हमारे भारत के क्रॉप सीजन कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप देख सकते हो खरीफ। अब खरीफ जो है ना, खरीफ का मतलब होता है ऑटम। ठीक है, अरबिक जो है ना, अरबिक लैंग्वेज में, ठीक है, अरबिक लैंग्वेज में खरीफ का मतलब होता है ऑटम। ऑटम सीजन जो यहाँ पे होता है। ठीक, अगर हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप्स की, खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम सो करते हैं जून जुलाई में। ठीक है, जिनको हम सो करते हैं जून जुलाई में। ठीक, और हार्वेस्ट करते हैं हम सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, जून जुलाई में सो करते हैं और सितंबर अक्टूबर में उनको हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स बस यहाँ पे आपको, ये जो है ना रबी, जैद, खरीफ क्रॉप्स जो हैं, इसमें सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना है, और आपको ये इस पे ध्यान देना है कि ये किस मंथ में सो किए जा रहे हैं और किस मंथ में ये हार्वेस्ट किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे, रैस, ज्वार, बाजरा, रगी, टोबैको, ग्राउंडनट, शुगर केन, कॉटन, मेज, ये जो क्रॉप्स हैं दीज आर खरीफ क्रॉप्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है राइस, वो है बाजरा, वो है शुगर, वो है मेज, और कॉटन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, कॉटन और राइस जो है ना, ये दो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखा ना, ये वाली जो मैंने आपको क्रॉप्स बताए ये खरीफ क्रॉप्स हैं। एंड वी कैन से, हम ये भी कह सकते हैं कि खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम समर में सो करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको हम जून जुलाई में सो करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उस वक्त यहाँ पे भारत में समर सीजन चलता है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम समर सीजन में सो करते हैं, और आफ्टर मूनसून रेन्स, ठीक है, आफ्टर मूनसून रेन्स फिर उसको हम हार्वेस्ट करते हैं, कब, सितंबर अक्टूबर में। नाउ रबी क्रॉप्स। रबी का मतलब जो है ना, अरबिक लैंग्वेज में रबी का मतलब होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन। ठीक है, तो रबी जो है ना, रबी इज सोवन इन अक्टूबर दिसंबर। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम अक्टूबर दिसंबर में क्या करते हैं, शाबाश, सो करते हैं। यानी कि एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर, जैसे ही विंटर का सीजन शुरू होने वाला होता है, तो विंटर के बिगिनिंग में ही, अक्टूबर टू दिसंबर के टाइम पीरियड में, इसको हम क्या करते हैं, सो करते हैं रबी क्रॉप्स को। फिर हार्वेस्ट कब करेंगे, हार्वेस्ट फिर इसको हम स्प्रिंग सीजन में करते हैं, यानी कि इसको हम फिर हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल मई में। याद रखा, तो सो कब करते हैं, अक्टूबर दिसंबर में रबी क्रॉप्स को, और हार्वेस्ट रबी क्रॉप्स को करते हैं अप्रैल मई में। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे तो वीट जो है ना, वीट आप याद रखना, पीज याद रखना, मस्टर्ड याद रखना, बेरली याद रखना, पोटैटो, ग्रेम्स और ऑयल सीड्स याद रखना। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वीट, और वो है मस्टर्ड, और है पीज। ठीक है, नाउ जेद क्रॉप्स। जेद क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स हैं, ये वो वाले क्रॉप्स हैं जिनको हम अप्रैल टू जून, ठीक है, जिनको हम अप्रैल टू जून के टाइम पीरियड में रेज करते हैं, यानी कि अप्रैल टू जून में इसको हम सो भी करते हैं और हार्वेस्ट भी करते हैं। ठीक है, वो वाले जेद क्रॉप्स होते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल्स मस्ट हैं, मैंने आपको पहले बोला, आप याद रखना, मेलन,
वाटरमेलन और जो लीफी वेजिटेबल्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें है। तो आप याद रखोगे ज़ेद क्रॉप्स में मेलन, वाटरमेलन, कोकुम्बर, लीफी एंड अदर वेजिटेबल जो हैं वो ज़ेद क्रॉप्स में आते हैं। इनको हम अप्रैल एंड जून में, यानी कि अप्रैल टू जून में इसको हम रेज करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इन इंडिया कंट्रीब्यूट 17 to 20% इन जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो हमारे कंट्री का जो जीडीपी होता है, हमारे कंट्री का जो टोटल जीडीपी होता है, उसमें एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 17 to 20%। याद रखना, हमारे भारत का जो जीडीपी होता है उसमें 17 to 20% किसका कंट्रीब्यूशन होता है? एग्रीकल्चर का। मैंने आपको पहले बोला एग्रीकल्चर में फार्मिंग भी आती है, एग्रीकल्चर में फार्मिंग भी आती हैं, इसमें एनिमल रियरिंग भी आती है और इसमें फिशिंग भी आती हैं, ठीक। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? पहले आप याद रखोगे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है ना, इट्स ए सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन इन विच ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड कल्टीवेटेड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए यहाँ पे कोई ज़मीन है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ज़मीन जो है ना, इस पे कोई मतलब वेजिटेशन है, ठीक है, कोई भी वेजिटेशन है। मान लीजिए यहाँ पे होते हैं ना वो थारनी कुछ बशेस, ठीक है, थारनी कुछ यहाँ पे बुशेस यहाँ पे ग्रो करते हैं, कहाँ पे? इस लैंड पे। अगर हम इस लैंड को क्या करेंगे, इस लैंड को क्लियर करेंगे, यानी कि ये बुशेस वगैरह जो है ना, इनको हम आग लगा देंगे, इन बुशेस को हम काटेंगे, फिर इस लैंड पे फिर हम कोई दूसरा, ठीक है, कोई दूसरा क्रॉप जो है उसकी कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है। उस क्रॉप की जब हम कल्टीवेशन करेंगे, क्रॉप का कल्टीवेशन, उसका हार्वेस्ट आपने किया, उसके बाद आप इस लैंड को फिर से ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? ये एक लैंड है, यहाँ पे इसको हमने क्लियर किया, इस पे जो नेचुरल वेजिटेशन थी उसको हमने क्लियर किया, आग लगाया, या हमने उसको क्या किया, शबाश खत्म किया, यहाँ पे कोई और क्रॉप हमने उसका यहाँ पे हार्वेस्ट किया, ठीक है, उसको सो किया, उसके बाद हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट होने के बाद फिर हमने इस लैंड को ऐसे यहाँ पे छोड़ दिया, और हमने इसी तरीके से कोई और लैंड प्लॉट पकड़ा, उस पर हमने क्रॉप कल्टीवेशन की, उस पर हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट होने के बाद अब इसको भी हमने छोड़ दिया, उसके बाद किसी दूसरे लैंड पे आए, इस तरीके से वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन खत्म की उसकी, उसके बाद क्रॉप कल्टीवेशन की। ये जो है ना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, हम शिफ्ट कर रहे हैं। इस वाले लैंड से हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ से हमने यहाँ शिफ्ट किया, और जिस लैंड पे हमने क्या किया, जिस लैंड पे हमने कल्टीवेशन की, उसको फिर हमने ऐसे ही छोड़ दिया, है ना, ऐसे हमने अब इसको छोड़ दिया। तो इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यानी कि जो हम क्या कर रहे हैं, एक लैंड से दूसरे लैंड पे हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स की कल्टीवेशन कर रहे हैं, और इस वाले लैंड को फिर हम ऐसे ही अबंडन कर रहे हैं, ठीक है, छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। डेफिनेशन से और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज ए सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन इन विच ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड, है ना। आपने कोई भी प्लॉट है लैंड का जो था उसको आपने क्लियर किया और कल्टीवेट किया फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 1 साल के लिए आपने उसको कल्टीवेट किया, उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया, एंड अलाउड टू रिवर्ट टू प्रोड्यूसिंग इट्स नॉर्मल वेजिटेशन, और फिर आपने उसको ऐसे ही रहने दिया जिस तरीके से पहले ये थी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे पहले बुशेस थे, ठीक है, बुशेस यहाँ पे थे, पहले आपने क्लियर किया था, इसको क्रॉप्स यहाँ से मतलब हासिल किए, उसके बाद आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। फिर से यहाँ पे बुशेस के ट्रीज अब क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, यानी कि आपने अब इस लैंड को ऐसे अबंडन किया, छोड़ दिया, ठीक है। आपने ये कहा कि अब जो भी होगा सो होगा इसके साथ, लेकिन हमारा जो क्रॉप है वो तो आ गया आपके पास, ठीक है। आपने क्रॉप की कल्टीवेशन की, आपने इस लैंड को फिर ऐसे ही छोड़ दिया, धकेल दिया, ठीक। इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो आप एक लैंड पीस से दूसरे लैंड पीस पे जा रहे हो, फिर उसको आप क्या कर रहे हो, पिछले वाले लैंड पीस को आप ऐसे ही छोड़ रहे हो, अबंडन कर रहे हो, इस चीज को हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। वेरियस नेम्स ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन डिफरेंट स्टेट्स में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। जैसे आसाम में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को जूम बोलते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बेवार बोलते हैं, माशा बोलता है इसको, वहां पे पेंडा बोला जाता है, बिरा, ठीक है। बेवार, माशा, पंडा, बिरा जो है ना, ये नाम दिए जाते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। केरला में इसको पोनम बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को पोड़ू बोलते हैं, और उड़ीसा में भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को पोड़ू बोलते हैं, ठीक। ड्राई पैडी, ठीक है, ड्राई पैडी जो होती हैं, बक, व्हीट, स्मॉल माइलेट्स या मेज, टोबैको, शुगर केन जो है ना, दीज आर द मेन क्रॉप्स जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन में मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में इसकी हम कल्टीवेशन करते हैं। याद रखा ना। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम मेनली कौन से क्रॉप्स सो करते हैं या हार्वेस्ट करते हैं? सो होने के बाद तो हार्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो ड्राई पैडी, बकवेट,
बकवीट, स्मॉल माइलेट्स, मेज, टोबैको, शुगर केन, ये कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन में शाबाश इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जुम कल्टीवेशन यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ना, इसको हम बोलते हैं स्लैश बी या बर्न एग्रीकल्चर भी। याद रखना, जुम कल्टीवेशन जो है या हम कहेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है, इसको हम स्लैश एग्रीकल्चर भी बोलते हैं या बर्न एग्रीकल्चर भी इसको हम बोलते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में किन स्टेट्स में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस की जाती है? तो याद रखना, फॉरेस्ट एरिया जो नागालैंड के हैं, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जाती हैं। मेनली आप याद रखना, मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यानी कि आप देख रहे हो ना, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ज़्यादा की जाती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए झारखंड में भी हैं, आंध्र प्रदेश में भी की जाती हैं और मध्य प्रदेश में भी। सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, देखिए इंडिया में जो इरिगेशन के सोर्सेज हैं ना बहुत सारे हैं। ठीक है, हमारा जो 100% जो कल्टिवेटेड लैंड है, ठीक है, कल्टिवेशन जिस पे होती है, मान लीजिए 100% लैंड जो है ना जिस पे कल्टिवेशन की जाती है, जिस पे क्रॉप्स की कल्टिवेशन होती है, उसमें सिर्फ अभी भी 40% ही ऐसी लैंड है जिसमें इरिगेशन की जाती है। यानी कि ये 100% लैंड है, 100% में से सिर्फ 40% लैंड ऐसी है जहाँ पे इरिगेशन की जाती हैं। अब बाकी जो 60% बचता है, ये फिर कैसे, मतलब यहाँ पे क्रॉप्स कैसे ग्रो करते हैं? ये जो 60% है ना, ये रेनफॉल पे डिपेंड होता है, ये मूनसून के रेनफॉल पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे सोर्स ऑफ इरिगेशन यहाँ पे बहुत सारे हैं। कई जगहों पे आप अगर कश्मीर वैली की हम बात करेंगे तो कश्मीर वैली में मोस्टली स्ट्रीम्स है, रिवर स्ट्रीम्स होते हैं। ठीक है, रिवर्स हैं जिसकी वजह से हम इरिगेशन करते हैं। तो इस तरीके से कुछ जगहों पे ट्यूबवेल होता है, कुछ जगहों पे कैनाल्स होता है, कुछ जगहों पे वेल्स होते हैं, कुछ जगहों पे टैंक्स होते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सोर्स ऑफ इरिगेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भारत में ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल किया जाता है 45%। ठीक है, फॉर इरिगेशन। उसके बाद कैनाल्स की ज़्यादा, मतलब कैनाल्स को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इरिगेशन पर्पज़ के लिए, तो 26%। वेल्स 19%, उसके बाद टैंक्स 13%, उसके बाद अदर जो स्ट्रीम्स वगैरह हैं उसको वो 7% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वेल इरिगेशन इन इंडिया, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में वेल्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर इरिगेशन पर्पज़? तो गुजरात, याद रखना, यानी कि गुजरात में बहुत सारे वेल्स हैं। ठीक है, फॉर इरिगेशन पर्पज़। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टैंकों का इस्तेमाल ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा टैंक इरिगेशन होती हैं। ट्यूबवेल इरिगेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती हैं? यूपी में, दैट्स उत्तर प्रदेश में। देखिए अब एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन जो है, ही वॉज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया जो है वो किसको कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। ये एक हमारे इंडियन एक साइंटिस्ट था। ठीक है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट था। ठीक, तो ही इज आल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया। याद रखना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया एंड फाउंडर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, वो कौन था? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कब स्टार्ट हो गई? याद रखना, ये 1960। ठीक है, 1960 में ये स्टार्ट हुई। ठीक, लेकिन आप याद रखना 916 से लेकर 1960 नहीं, 1960 टू 1970 जो है ना, ये पीरियड जो है ना, ये बहुत ज़्यादा, मतलब भारत के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड रहा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा आया। ठीक, लेकिन पर्टिकुलरली आप याद रखना 1967 टू 68 वाला जो ईयर था और 1977 टू 78 वाला जो ईयर था, यानी कि ये 2 साल जो थे, ठीक है, ये 2 साल जो थे, इसमें इंडिया का पूरा जो है ना स्टेटस ही बदल गया। पहले अगर देखा जाए 1967 से पहले इंडिया को माना जाता था कि ये, मतलब एक यहाँ पे जो है ना हंगर हंगर यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वह बहुत कम होती है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन 1967 टू 68 और 1977 टू 78 वाला जब ये 2 साल आए तो इसमें इंडिया का जो पूरा स्टेट है ना वो बदल गया। ठीक है, चेंज हो गया। इंडिया अब इंडिया में वो जो है ना प्रोडक्शन जो बहुत कम होती थी, ठीक है, हमारी जो अपनी पॉपुलेशन थी उसमें भी हमारा जो प्रोडक्शन है ना वो बराबर नहीं होती थी। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन जो होती थी वो हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम थी।
लेकिन उसके बाद जब 1967 टू 68 और 77 टू 78 जो साल आए, तो इसमें इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हुई कि एक भारत की पॉपुलेशन जो है ना, उसके लिए जो प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट रही, और उसके बाद सरप्लस भी आया, यानी कि उसके बाद मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुई, ठीक है, जितना हमारे पॉपुलेशन को चाहिए था उसके अलावा ही मिल गया, ठीक है। कब? 67 टू 68, 77 टू 78। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट कब हुआ? 1960 में। हाँ, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी मैं ये 6th एनसीईआरटी में खुद पढ़ रहा था, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कि भारत में सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन किस स्टेट में आया, तो आपका आंसर होना चाहिए पंजाब में, ठीक है। पंजाब में सबसे पहला ग्रीन रेवोल्यूशन आया, पंजाब के बाद हरियाणा में ये स्टार्ट किया गया, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया, इसमें हाई यील्ड वैरायटी जो है ना सीड्स की, उनका इस्तेमाल होना वो स्टार्ट किया गया, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल है ना वो स्टार्ट किया गया, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो सबसे पहले पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, ठीक है। रेवोल्यूशंस इन इंडिया, कुछ रेवोल्यूशंस को अगर हम देखेंगे तो ब्लैक रेवोल्यूशन हम किसको बोलते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्शन, यानी कि ब्लैक रेवोल्यूशन में पेट्रोलियम प्रोडक्शन जो है, जिस साल पेट्रोलियम प्रोडक्शन ज़्यादा आई तो उस साल ये कहा गया था कि ब्लैक रेवोल्यूशन आई है, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन कब आई थी? ब्लू रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएट है? एक्वा कल्चर इंडस्ट्री के साथ। एक्वा कल्चर इंडस्ट्री में दो चीज़ें आती थी। एक्वा कल्चर इंडस्ट्री में एक तो फिश इंडस्ट्री आती थी, और दूसरी बात इसमें आता था जितने भी एक्वेटिक है ना, एक्वेटिक, इसमें एक्वेटिक प्लांट्स भी आते थे, एक्वेटिक प्लांट्स जो फूड के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तो उनकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हुई, तो इसी को नाम रखा गया था ब्लू रेवोल्यूशन, यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन में एक्वेटिक फूड प्रोडक्ट्स और फिश जो है ना, फिश प्रोडक्शन ज़्यादा हुई थी, ठीक है। ब्राउन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? जब लेदर और कोका जो है, जब ये दो चीज़ें इनका प्रोडक्शन ज़्यादा आया, तो उस साल हमने कहा कि ब्राउन रेवोल्यूशन आया है, ठीक है। गोल्डन फाइबर इज एसोसिएटेड विद जूट प्रोडक्शन, एक है गोल्डन फाइबर और दूसरा है गोल्डन। गोल्डन फाइबर इज एसोसिएटेड विद जूट प्रोडक्शन, गोल्डन इज एसोसिएटेड विद हार्टिकल्चर, यानी कि फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनी, फ्रूट प्रोडक्शन से ये एसोसिएटेड हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, ठीक है। ग्रे रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है। पिंक रेवोल्यूशन का मतलब है ओनियन और प्राउन जो है उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, ठीक है। पिंक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद ओनियंस एंड प्राउनस। यहाँ पे आप याद रखो कि ब्लैक रेवोल्यूशन जो है ना, इट इज एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम प्रोडक्शन, यानी कि इट इज एसोसिएटेड विद क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन या पेट्रोलियम प्रोडक्शन ये एक ही बात है। नाउ सम ग्रोइंग कंडीशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, यानी कि कुछ ऐसे क्रॉप्स हम देखेंगे जिनके और उनकी कंडीशंस हम देखेंगे, यानी कि कौन सा क्रॉप किस कंडीशन में ग्रो करता है। अगर हम राइस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। राइस की अगर हम बात करेंगे तो इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। रेनफॉल 150 टू 300 सेंटीमीटर होना चाहिए एनुअल रेनफॉल, और सॉयल जो है वो क्लेई टू और लोमी होनी चाहिए, एलुवियल सॉयल होनी चाहिए, ठीक। और उसके बाद अगर हम वीट का देखेंगे, वीट को 10 टू 15 सेंटीमीटर विंटर में होना चाहिए टेम्परेचर, और समर सीजन में इसको 21 टू 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेल ड्रेनड लोमी सॉइल होनी चाहिए एंड क्लेई लोमी सॉइल होनी चाहिए, ठीक। कॉटन के लिए भी इस तरीके से कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 21 टू 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 50 टू 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। ब्लैक सॉइल, रिगर सॉइल इसके लिए बेस्ट है, ठीक है। इसको ऐसे ही एक रफ नज़र मारना, ठीक है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको स्क्रॉल भी करूँगा, आप रफ नज़र मारना, ठीक। इसमें आप सिर्फ एक आप याद रखोगे पल्सेस का, कॉफ़ी का, टी का, कॉटन, वीट, शुगर केन और जूट, बाकी आप स्किप करना, ठीक है। वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ना ही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मे बी कभी कोई क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है किसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में। नाउ टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, अब मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये मैं क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? देखिए, इसमें अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मेरा सर भी मतलब जो है ना, सर में दर्द होगा, ठीक है, बोर हो जाऊंगा मैं भी, और आप भी सुनते सुनते बोर हो जाओगे। तो बेस्ट यही रहेगा आपके लिए कि आप एक स्क्रीनशॉट इसको कैप्चर कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता के रखूंगा, ये जो है ना, ये जितने भी क्रॉप्स मैंने लिखे हैं, इनके ये आगे मैंने लिखे हैं प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होती है। मान लीजिए फर्स्ट नंबर पे यूपी, ये जो वीट है,
वीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूपी में होता है। यूपी के बाद कहाँ पे होता है? सेकंड नंबर पे पंजाब में। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? मध्य प्रदेश। इसी तरीके से यहाँ पे है मेज का फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आंध्र प्रदेश, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कर्नाटका, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर महाराष्ट्र। तो आप ये तीन तीन बराबर इनको याद रखोगे, ठीक है? याद रखाना, तीन तीन इनको आप याद रखोगे। अगर तीन नहीं, एटलीस्ट आप ये पहले वाले दो जो है ना वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है? तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट उठाइए। अब मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? प्लीज कैप्चर स्क्रीनशॉट, जल्दी करो। रेडी, 1 2 एंड द 3। चलिए, रेडी 1 2 एंड द गो, या रेडी 1 2 एंड द 3। चलिए, टोटल पल्सेस हो गया ये भी। नाउ इसको उठाइए। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, लेकिन क्या करूँगा, मुझे टेंशन रहती है कल को अगर आपको अचानक फिर डेट शीट निकल जाएगी तो फिर उसके बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा उस वक़्त परेशानी होगी, ठीक है? क्योंकि कितने लेक्चर मैं आपको एक ही दिन में दे सकता हूँ, फिर ऊपर से 1-1 घंटे का बहुत ज़्यादा बोर होता है इंसान। चलिए उठाइए, शाबाश। ऐसा कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। चलिए, हाँ, यहाँ से मैं अब आपको पढ़ाता हूँ। नागपुर ऑरेंज जो है ना, नागपुर ऑरेंज इज कंसिडर्ड एज बेस्ट ऑरेंज इन इंडिया। ऑरेंज का जो सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑरेंज है ना वो नागपुर ऑरेंज होता है, ठीक है? हमारे भारत में नागपुर जो है, नागपुर को हम बोलते हैं ऑरेंज सिटी भी। ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? नागपुर को। नागपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक? क्योंकि महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है ऑरेंज की, ठीक? एंड इट्स आल्सो कॉल्ड टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, भले ये एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएट नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नागपुर को कहा जाता है टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी। टॉप स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया 2021 सर्वे के मुताबिक जो टॉप स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया की, वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे राजस्थान, थर्ड नंबर पे गुजरात। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? केरला को, ठीक है? स्पाइस सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कोझिकोडी को, केरला में जो है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स किसको कहा जाता है? शाबाश। कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है वेजिटेबल्स की? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? आंध्र प्रदेश में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में। लार्जेस्ट ब्रिंजल प्रोड्यूसिंग स्टेट, ब्रिंजल सबसे ज्यादा कहाँ पे, बैंगन कहाँ पे निकलते हैं? वेस्ट बंगाल में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद बिहार में निकलते हैं। लार्जेस्ट लीची प्रोड्यूसिंग स्टेट, बिहार, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद आसाम। लार्जेस्ट गावा प्रोड्यूसिंग स्टेट, बिहार, आंध्र प्रदेश, यूपी। लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट, वो तो आपको पता ही होगा, हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, उसके बाद हिमाचल में भी निकलते हैं, और थर्ड नंबर पे उत्तराखंड। लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसिंग स्टेट, आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे पे केरला, थर्ड नंबर पे कर्नाटका। लार्जेस्ट एलमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट, पहले नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर, एलमंड में भी याद रखना, और एप्पल्स में भी हिमाचल प्रदेश, और लास्ट नंबर पे महाराष्ट्र। तो अगर बात की जाए अब हमारे भारत की रैंक, ठीक है, ऐसे कौन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारा भारत जो है ना वो सबसे आगे है बाकी बाकी कंट्रीज से, ठीक है? पहले नंबर पे रैंक हमारे हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि विच इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, तो वो है मिल्क, वो है हमारा इंडिया। विच इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानास इन द वर्ल्ड, वो है हमारा इंडिया। विच इज फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेश फ्रूट्स इन वर्ल्ड, वो है हमारा इंडिया। विच इज लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड, तो वो है हमारा इंडिया। विच इज फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, ठीक है, वो है इंडिया। विच इज फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन वर्ल्ड, वो है हमारा इंडिया। विच इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइस इन इंडिया, स्पाइस इन वर्ल्ड, वो है हमारा इंडिया। तो ये वाली जो ऊपर वाले हैं ना, और कैशू भी, ठीक है, इनमें हमारे भारत की रैंक जो है ना वो पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे हमारी रैंक कहाँ पे आती है? विच इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन वर्ल्ड, वो है हमारा भारत। विच इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन वर्ल्ड, वो है हमारा भारत। तो इसमें व्हीट, राइस, कोकोनट, शुगर केन, कॉटन, ठीक है, और फ्लावर्स, ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप याद रखोगे। व्हीट, राइस, शुगर केन, कोकोनट, कॉटन, फ्लावर जो है ना, इसमें हमारे भारत की रैंक सेकंड है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है? व्हीट, राइस, ड्राई फ्रूट, एग्स, कोकोनट, शुगर केन, ओनियन, कॉटन,
टी, पोटैटो, फ्लावर्स, इसमें हमारी रैंक दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे हमारी रैंक है कोकोनट में और टोबैको में, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे भी आपने देखा एक सेकंड, यहाँ पे भी आपने देखा कोकोनट और यहाँ पे भी आपने देखा कोकोनट। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने तो ऊपर बोला सेकंड नंबर पे, यहाँ पे आपने नीचे बोला थर्ड नंबर पे। ये वैसे कोई बिग इशू है नहीं, पता क्यों? क्योंकि कभी क्या होता है, कभी मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो भारत का रैंक सेकंड नंबर पे चला जाता है, कभी प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है तो भारत की रैंक थर्ड नंबर पे आ जाती है। फोर्थ रबर, ऑरेंज, सनफ्लावर, टोमेटो में हमारी रैंक फोर्थ नंबर पे है। टोटल एग्रीकल्चरल टोटल एग्रीकल्चरल स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे ज्यादा किन स्टेट्स में एग्रीकल्चरल का प्रोडक्शन होता है? सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, दूसरे नंबर पे यूपी में आती है और तीसरे नंबर पे फिर हमारी पंजाब आती है, ठीक। राइस बाउल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया। वहां पे जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है ना, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है, इसी को कहा जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया। क्योंकि कृष्णा गोदावरी डेल्टा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, इसलिए अब हम बोलते हैं राइस बॉल ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। याद रखना, राइस बॉल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ को भी कहा जाता है। शुगर बाउल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। फ्रूट बाउल या बास्केट ऑफ इंडिया, सॉरी, फ्रूट बाउल या फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को और रामगढ़ को। रामगढ़ कहाँ पे? झारखंड में। इन दो जगहों को क्या कहा जाता है? फ्रूट बास्केट या फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। तो देखिए, शुगर, मैंने आपको बोला कि टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है? उत्तर प्रदेश। लेकिन कुछ बुक्स में ये भी आया है कि टॉप, अगर आपसे अब कोई डायरेक्टली पूछेगा कि शुगर सबसे ज्यादा कहाँ पे निकलता है, एक होता है शुगर केन, दूसरा होता है शुगर शुगर यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट फिर निकलता है, ठीक है। शुगर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? कुछ बुक्स में यूपी ही आया है और कुछ बुक्स में महाराष्ट्र आया है, ठीक है। लेकिन शुगर केन प्रोडक्शन जो है ना, वो सबसे ज्यादा यूपी में ही होती है। लार्जेस्ट फ्लावर प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे भारत में कौन है? वो है तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद आंध्र प्रदेश। लार्जेस्ट जैफरन प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे भारत का कौन है? वो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। नाउ मिनरल्स ऑफ इंडिया, हमारे भारत में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? एक होता है मेटालिक मिनरल, ठीक है। मेटालिक यानी कि जिनकी मेटालिक प्रॉपर्टीज होती हैं। नॉन मेटालिक और रेडियो एक्टिव। मेटालिक में आता है आयरन और कॉपर, अल्मीनियम, टिन, लेड, गोल्ड एंड सिल्वर। और नॉन मेटालिक में कोल, मिका, मैग्नीज, पेट्रोलियम, सल्फर आता है। रेडियो एक्टिव में यूरेनियम और थोरियम आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स आते हैं मेटालिक में, नॉन मेटालिक में, रेडियो एक्टिव में, लेकिन ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सभी के सभी हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए जल्दी से। शाबाश, शाबाश, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, शाबाश, स्क्रीनशॉट कैप्चर्स करो। नींद भी बहुत ज्यादा आ गई, शाबाश, जल्दी करो। हो गया, आप देख लीजिए। मिनरल हार्ट लैंड ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर प्लेटू को। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन विच मिनरल्स? तो जिस तरीके से अभी हमने देखा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में इंडिया की रैंक पहले नंबर पे कहाँ कहाँ पे है। अब हम देखेंगे पहली रैंक इंडिया में कहाँ पे है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया में सबसे ज्यादा मीका निकलता है, ठीक है। मीका की जो शीट्स यहाँ पे निकलते हैं ना, उसमें इंडिया की रैंक सबसे पहले नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। सेकंड रैंक हमारी कहाँ पे है? सिटी टाइट टैलेक, TALC टैलेक, ठीक है। टैलेक पढ़ी है, टेसल टेलसी पढ़ी है, और कुछ कुछ भी। सिटीटाइट, टैलेक, पायरोफ्लाइट, ये जो है ना, इसमें हमारे भारत की रैंक दूसरे नंबर पे है। इंडिया रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड। अल्मुनियम, स्टील, जिंक जो है ना, इसमें भारत की रैंक थर्ड नंबर पे है। 80% ऑफ कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया इज ऑफ बिटुमिनस टाइप। कोल के टाइप्स हैं ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पढ़ा होगा आपने, ठीक। तो ये कोल के टाइप्स हैं। बिटुमिनस भी आप मान लीजिए कोल ही है, लेकिन कोल का एक टाइप है। अबाउट 80% हमारे भारत में जो भी कोल्स हैं, उनमें से 80% जो कोल है ना, वो बिटुमिनस टाइप है। बस ये याद रखना, ठीक है। दामोदर वैली इज होम टू लार्जेस्ट कोल माइनस इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। दामोदर वैली जो है ना, इस वैली में, दामोदर वैली में, जो झारखंड वेस्ट बंगाल के बीच में है ना, तो झारखंड वेस्ट बंगाल में आपको सबसे ज्यादा कोल माइनस देखने को मिलेंगे। कहाँ पे?
दामोदर वैली में। लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया कौन है? सबसे बड़ा कोल फील्ड इंडिया का कौन है? वो है जहरिया कोल फील्ड जो झारखंड में है। सेकंड लार्जेस्ट कोल फील्ड इंडिया का कौन है? वो है रानीगंज कोल फील्ड जो वेस्ट बंगाल और झारखंड में स्प्रेडेड है। गोंडवाना कोल हैज 99% शेयर इन इंडिया कोल रिसोर्स। ठीक है, गोंडवाना कोल जो है ना 99% जो इंडिया के कोल रिसोर्स है ना वो गोंडवाना कोल ही है। ठीक है, टर्शियरी कोल फील्ड शेयर 1%। टर्शियरी कोल इज लिग्नाइट कोल। ठीक है, यानी कि लिग्नाइट कोल को हम क्या बोलते हैं? टर्शियरी कोल। ये कोल के टाइप्स हैं, बस ऐसे फैक्टर्स आप याद रख लीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको साइंस पढ़ने की। अब यहाँ पे इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल लिग्नाइट को कहा जाता है। लिग्नाइट सबसे ज्यादा तमिलनाडु में निकलता है। सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल जो है वो एंथ्रासाइट को माना जाता है और ये ज्यादा छत्तीसगढ़ में निकलता है। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन और जो है वो मैग्नेटाइट को माना जाता है। मैग्नेटाइट, हिमाटाइट है ना, ये इसके किसके, ये आयरन ओर के टाइप्स हैं। तो हाईएस्ट क्वालिटी आयरन ओर जो इसमें है वो है मैग्नेटाइट। ये कर्नाटका में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इंडिया जो है इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर इन वर्ल्ड। यानी कि इंडिया जो है ना इसकी रैंक फिफ्थ नंबर पे है। किसमें? एक्सपोर्टिंग में। किसकी एक्सपोर्टिंग में? आयरन ओर जो है ना, आयरन ओर यहाँ पे आयरन ओर जो ये एक्सपोर्ट कर रही है भारत, उसमें भारत को फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर माना जाता है। ठीक है, विद ओनली 3 गोल्ड माइनस। इंडिया में सिर्फ 3 ही गोल्ड माइनस है। एक है हुट्टी में, दूसरा है उट्टी में। हुट्टी और उट्टी जो है ये दो जगह है, ये दो गोल्ड माइनस हैं जो कर्नाटका में है। और इसके बाद हीरा हीराबुद्दीनी माइन है कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, ये 3 गोल्ड माइनस है हमारे इंडिया के। द थर्ड वन माइन एट आंध्र प्रदेश आर नाउ अबंडन्ड। आंध्र प्रदेश में जो गोल्ड माइन थी उसको अबंडन किया गया है, खत्म किया गया है। ठीक है, इंडिया इज बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड इन वर्ल्ड। याद रखना, इंडिया इज बिगेस्ट इंपोर्टर। एक होता है एक्सपोर्टर, यहां से भेजना, दूसरा होता है इंपोर्टर। यानी कि इंडिया जो है ना इट इज बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड इन वर्ल्ड। यानी कि किसी अगर किसी कंट्री में सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट किया जा रहा है तो वो है हमारा भारत। 99% जो जिप्सम है ना वो प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ से आती है? राजस्थान से। फिर जो बाकी 1% बचता है वो जम्मू एंड कश्मीर और गुजरात से आती है। इंडिया पोजेसेस लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ मोनाजाइट इन वर्ल्ड। ठीक है, मोनाजाइट भी एक मिनरल टाइप है, तो सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स मोनाजाइट के कहाँ पे हैं? इंडिया में ही है। इंडिया का जो बिगेस्ट ऑयल फील्ड है वो है बॉम्बे हाई, उसका नाम रखा गया है मुंबई हाई या बॉम्बे हाई उसको कहा जाता है। लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड आर लोकेटेड इन बिहार फॉलोड बाय राजस्थान। सबसे ज्यादा जो गोल्ड के रिजर्व्स अभी जहां पे मौजूद है ना वो बिहार में है, दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है। इंडिया हैज बिकम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील इन 2019। इंडिया का जो ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है वो है दिग्बोई में, आसाम में। नंबर ऑफ ऑयल रिफाइनरीज यानी कि जहां पे क्रूड ऑयल को फिर मतलब फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑयल रिफाइनरीज हमारे भारत में कितनी है? 23, जिसमें से 18 जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंडर काम करती हैं, 2 जो है वो जॉइंट सेक्टर के अंडर काम करती हैं, यानी कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के काम कलेक्टिवली वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंडर काम करती हैं, और 3 जो है वो खाली प्राइवेट सेक्टर के अंडर ही काम करती हैं। ठीक है, नाउ जमनगर ऑयल रिफाइनरी जो है ना ये लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है वर्ल्ड की, और ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। इसका ओनर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। कोल, आयरन और मैग्नीज और आर मिनरल्स दैट आर मोस्टली फाउंड इन इंडिया। ठीक है, कोल, आयरन और मैग्नीज जो है ना इसकी प्रोडक्शन इंडिया में ज्यादा होती है। इसके आयरन और जो है ना ज्यादा है हमारे, सॉरी इसकी जो और है ना वो हमारे भारत में ज्यादा है। थक गया, क्या करूं अब। उड़ीसा हैज हाईएस्ट मिनरल रिसोर्सेज फॉलोड बाय कर्नाटका। भारत में सबसे ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज कहाँ पे है? उड़ीसा में। दूसरे नंबर पे फिर कर्नाटका आता है। पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। हरियाणा इज नॉट रिच इन मिनरल्स। तो ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे मिनरल्स नहीं है? वो है हरियाणा। झारखंड इज कॉल्ड मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया। हो यार मर गया। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।